नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी में आपका स्वागत है। दर्शकों, पिछले हफ्ते मैंने आपको कहानी सुनाई थी डी कंपनी के एक बेहद खतरनाक शूटर फिरोज कोंकणी की। इस हफ्ते मैं फिर से आपको एक बार डी कंपनी के ही एक शूटर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। और ये शूटर इतना खतरनाक था कि डी कंपनी ने इसे बैंकॉक में छोटा राजन को ढूंढकर उसे मारने की सुपारी दी थी और ये एक बड़ी हद तक उसमें सफल भी हो गया था। ये बात अलग है कि उस हमले में छोटा राजन को गोली लगी, वो घायल हो गया, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई थी। तो इस हफ्ते मैं कहानी आपको सुनाऊंगा मुन्ना झिंगाड़ा की। मुन्ना झिंगाड़ा का असली नाम था सैयद मुजक्किर और ये मुंबई के जोगेश्वरी इलाके का रहने वाला था। वहां के इस्माइल यूसुफ कॉलेज में ये पढ़ाई करता था, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन का छात्र था। और बताते हैं कि ये काफी गर्म खोपड़ी वाला इंसान था, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था, बड़ी आसानी से इसका किसी से झगड़ा हो जाया करता था। तो एक बार 1990 में इसका इलाके के ही एक दबंग शख्स जो वहां पर गुंडागर्दी करता था उस मोहल्ले में, वजीर नाम का वो आदमी था, उसके साथ इसका झगड़ा हो गया और ये इतना भड़क गया कि इसने उसकी हत्या कर दी। इसके हाथ में एक चॉपर आया और उस चॉपर को उसने उसके सीने पर मारा और उसकी मौत हो गई। उस हत्या के बाद मुन्ना झिंगाड़ा ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। ये फरवरी 1990 की बात है और करीब 2 साल बाद नवंबर 1991 में उसकी जमानत हुई, वो जेल से बाहर आया। अब वो सोच रहा था कि एक सामान्य जिंदगी जिएगा, कानून के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी चलाएगा। और उसने उसके पिता का प्लम्बिंग का कारोबार था, उसमें हाथ बटाना शुरू कर दिया। लेकिन जिस वजीर की उसने हत्या की थी, उसका भाई बदले की आग से जल रहा था और वो चाहता था मुन्ना झिंगाड़ा की हत्या करना। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसका नाम मुन्ना झिंगाड़ा क्यों पड़ा। दरअसल मुंबई में जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो चरसी होते हैं, वो चरस की गोली को झिंगाड़ा कहते हैं। और इसके बारे में ये मशहूर था कि ये चरस की गोलियां अपने साथ रखता था, ये चरसी था और इसलिए इसका नाम पड़ गया था मुन्ना झिंगाड़ा। तो जिसकी हत्या की थी, जिस वजीर नाम के आदमी की, उसका भाई इसको मारकर बदला लेना चाहता था। और एक बार उसने इसको घेर लिया, कहीं पर मुन्ना झिंगाड़ा उसे मिल गया और दोनों के बीच में मारामारी हो गई। और ऐसे में मुन्ना झिंगाड़ा ने उसका सिर फोड़ दिया। वो घायल हो गया, हालांकि उसकी मौत नहीं हुई, लेकिन फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसे आर्थर रोड जेल में भेज दिया। आर्थर रोड जेल में इसकी मुलाकात इस्माइल मरबारी नाम के एक डी कंपनी के सदस्य के साथ में हुई। और इस्माइल मरबारी ने जब इससे बातचीत की तो पता चला कि एक मर्डर केस का आरोपी रहा है और इसने एक बड़े ही नामचीन गुंडे की हत्या की है, उसके भाई का सिर फोड़ दिया है। तो इसी तरह के लोगों की तलाश जो है गिरोह के लोगों को होती है, जो कि किसी की हत्या करने से भी घबराए नहीं और बेधड़क होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे। तो उसको ऑफर दिया गया कि डी कंपनी में शामिल होने का, जो ऑफर उसने तुरंत कबूल कर लिया और फिर उसकी जमानत करवाई गई। बाहर आने के बाद में फिर से एक बार उसी के भाई के साथ इसका आमना सामना हुआ, वजीर के भाई के साथ में 1995 में। और फिर से जब हाथापाई हुई तो उसमें इसने वजीर के भाई की हत्या कर दी। फिर से उसकी गिरफ्तारी हुई, फिर से डी कंपनी ने उसको जमानत पर छुड़वाया। छोटा शकील से उसकी बात कराई और छोटा शकील ने कहा कि तुम पूरी तरह से अब हमारे गिरोह के लिए काम करोगे और तुम्हारे काम के लिए तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। तो उसको टेस्ट लेने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी उसको सौंपी शकील ने, और वो था अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की हत्या करना। मैं पिछले अपने एक वीडियो में ये कहानी सुना चुका हूं कि किस तरह से डी कंपनी और अरुण गवली गिरोह के बीच में गैंग वॉर चल रहा था।
क्योंकि अरुण गवली ने दाऊद इब्राहिम के बहनोई यानी कि दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की 1991 में हत्या करवा दी थी। और दाऊद भी बदले की आग में जल रहा था, वह अरुण गवली को मारना चाहता था और इसीलिए छोटा शकील ने इस काम का जिम्मा सौंपा मुन्ना झिंगाड़ा को। अब मुन्ना झिंगाड़ा ने फील्डिंग लगाई अरुण गवली के लिए और उससे यह पता चला कि अरुण गवली जो है 1997 में दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में एक रैली को संबोधित करने वाला है, एक राजनीतिक रैली को। दरअसल 1996-97 में अरुण गवली ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बना ली थी जिसका नाम रखा था अखिल भारतीय सेना, और इस पार्टी की ओर से एक रैली निकाली जानी थी जुलाई 1997 में। तो मुन्ना झिंगाड़ा को ये एक बड़ा मौका नजर आया अरुण गवली को खत्म करने का, क्योंकि अरुण गवली हमेशा या तो जेल में होता था या फिर दगड़ी चाल, मुंबई के बाइकला इलाके में जो दगड़ी चाल है वहां पर ही वो सुरक्षित रहता था, और दगड़ी चाल के भीतर घुसकर अरुण गवली को मारना एक तरह से नामुमकिन था। लेकिन यहां पर अरुण गवली बाहर आने वाला था, सार्वजनिक तौर पर पेश होने वाला था और भीड़ में उसको आसानी से मारा जा सकता है, ऐसा मुन्ना झिंगाड़ा को लगा। तो मुन्ना झिंगाड़ा ने क्या किया कि जिस दिन वो रैली होने वाली थी जुलाई 1997 में, उसने गुलदस्ते में पिस्तौल को छुपाकर वो उस मंच पर पहुंच गया जहां से अरुण गवली क्राउड को संबोधित करने वाला था। करीब 75,000 लोगों का क्राउड पहुंचा था वहां पर। लेकिन बताते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अरुण गवली को भनक लग गई कि वहां पर उसकी हत्या हो सकती है, और अरुण गवली अपनी ही बुलाई गई रैली में भाषण देने आया ही नहीं। गवली के बजाय अरुण गवली की पत्नी आशा गवली ने उस भाषण को संबोधित किया। तो यह मौका तो चूक गया। लेकिन इसके बाद भी मुन्ना झिंगाड़ा ने छोटा शकील के कहने पर मुंबई में कई सारी हत्याओं को अंजाम दिया। उनमें से एक हत्या थी कुशाल जैन की, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का करीबी बताया जाता था। उसकी हत्या के बाद छोटा शकील ने नेपाल और दुबई के रास्ते मुन्ना झिंगाड़ा को पाकिस्तान बुलवा लिया। अब यहां पर बात आती है बैंकॉक में हुए शूटआउट की। मैंने पहले के वीडियोस में आपको बताया है कि 1994 में छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया था और उसके बाद लगातार दाऊद गिरोह और छोटा राजन के गिरोह के बीच में गैंग वॉर होता था। दोनों एक दूसरे के शूटरों को मारते थे, एक दूसरे के सदस्यों को मारते थे। छोटा राजन मुंबई बमकांड के आरोपियों को जो जमानत पर बाहर आता था उसको मरवा देता था, तो वहीं दूसरी तरफ छोटा शकील ऐसे शिवसैनिकों की हत्या करवाता था जो कि मुंबई दंगों के मामले में आरोपी घोषित किए गए हों। और दोनों ही गिरोह एक दूसरे के शूटरों को, सदस्यों को मारते थे। क्योंकि छोटा राजन काफी लंबे वक्त तक दाऊद के साथ था, तो उसे दाऊद के कई राज पता थे, ये पता था कि कौन कौन से लोग दाऊद के लिए काम करते हैं, तो उनको खत्म करना शुरू किया था छोटा राजन ने, और काफी नुकसान पहुंचाया था डी कंपनी को। तो इसका बदला लेने के लिए ये जरूरी था, इस चीज को रोकने के लिए, कि दाऊद इब्राहिम छोटा राजन को खत्म करता। और फिर डी कंपनी ने छोटा राजन का लोकेशन ढूंढना शुरू किया, और इस काम में दाऊद को मदद की दाऊद के ही एक खास गुर्गे शरद शेट्टी ने, जो कि डी कंपनी के लिए क्रिकेट बैटिंग का कारोबार देखता था और दुबई और शारजा में उसके कई सारे होटल्स और नाइट क्लब्स थे। तो शरद शेट्टी को उसके ही एक आदमी अशोक शेट्टी ने बताया कि छोटा राजन बैंकॉक में हो सकता है। तो शरद शेट्टी ने अशोक शेट्टी को कहा कि वो कहाँ पर है छोटा राजन, उसका एग्जैक्ट पता बताए, और साथ में ये बताए कि उसके साथ साथ कौन से लोग हैं। तो अशोक शेट्टी ने इस पर काम करना शुरू किया, और अशोक शेट्टी को पता चला कि बैंकॉक में छोटा राजन अपने खास साथी रोहित शर्मा, रवि पुजारी और हेमंत पुजारी के साथ में रहता है। रोहित वर्मा और छोटा राजन एक फ्लैट में रहते थे, रवि पुजारी और गुरु साटम ये दोनों एक फ्लैट में रहते थे। तो किसी ना किसी तरीके से अशोक शेट्टी ने रवि पुजारी और गुरु साटम के साथ में दोस्ती कर ली और उनके साथ उठना बैठना शुरू हो गया, और धीरे धीरे उसने राजन के इस ग्रुप में फूट डालने की कोशिश की और ऐसा लालच दिया
कि रवि पुजारी और गुरु साटम अपना अलग गिरोह बना सकते हैं। इसके लिए उसने छोटा शकील से बात भी करवाई, अशोक शेट्टी ने रवि पुजारी और गुरु साटम की, और छोटा शकील ने कुछ करोड़ रुपए थाईलैंड भिजवाए इनको देने के लिए भी। अब इनके बीच में दोस्ती काफी गाढ़ी हो गई। इस बीच में रवि पुजारी और गुरु साटम की ओर से ऐसा बताया गया कि छोटा राजन अब थाईलैंड से अपना बेस बदलकर अफ्रीका के किसी देश में अपना बेस बनाने वाला है। अच्छा, ये जो पूरी जानकारी है ये हमारे एक दोस्त हैं अंबर शर्मा, उन्होंने किताब लिखी है। ये एक फिल्म मेकर भी हैं और मुंबई अंडरवर्ल्ड पर काफी रिसर्च भी करते हैं। तो उनकी किताब में इस थियोरी का उन्होंने जिक्र किया है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। तो अंबर शर्मा के मुताबिक ये बात रवि पुजारी और गुरु साटम ने अशोक शेट्टी को बताई कि अफ्रीका में अब ये बेस बनाने वाला है छोटा राजन, और वहां पर कुछ माइनिंग का कारोबार चलता है, उस कारोबार से छोटा राजन और रोहित वर्मा जुड़ने वाले हैं। तो ये जानकारी अशोक शेट्टी ने छोटा शकील तक पहुंचा दी। तो अब छोटा शकील को लगा कि इससे पहले कि थाईलैंड से छोटा राजन बाहर निकले उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाना चाहिए, और इस खातिर उसने 9 लोगों का एक स्क्वाड भेजा बैंकॉक में। और इस स्क्वाड के लोगों ने जहां पर रोहित वर्मा का फ्लैट था जिसमें छोटा राजन रहता था, उसके पास में ही इन्होंने एक फ्लैट लिया और वहां पर रहते हुए इन्होंने छोटा राजन के आने जाने पर नजर रखनी शुरू कर दी। अच्छा, इस बीच में होता यह है कि रवि पुजारी और गुरु साटम ये दोनों लोग छोटा राजन का भी परिचय करवा देते हैं अशोक शेट्टी के साथ में। और छोटा राजन को इस बात की भनक नहीं लगती है कि अशोक शेट्टी दरअसल शरद शेट्टी का आदमी है, किसी ना किसी तरीके से डी कंपनी से जुड़ा हुआ है। और अशोक शेट्टी छोटा राजन और रोहित वर्मा के साथ भी घुल मिल जाता है। अब 15 सितंबर 2000 को होता यह है कि शाम के वक्त अशोक शेट्टी जाता है छोटा राजन और रोहित शर्मा से मिलने के लिए, उनके साथ चाय नाश्ता करता है, और ये पता करने के लिए वो वहां पर गया होता है कि ये दोनों लोग वाकई में फ्लैट में मौजूद है कि नहीं, और फिर वहां से बाहर निकल जाता है फ्लैट से, और छोटा शकील को इन्फॉर्म करता है कि ये दोनों लोग घर पर मौजूद हैं। अच्छा, इस दौरान छोटा शकील ने जो स्क्वाड भेजा होता है उसकी अगुवाई यही मुन्ना झिंगाड़ा कर रहा होता है। मुन्ना झिंगाड़ा के साथ एक दूसरा प्रमुख शूटर होता है जिसका नाम था राशिद मलबारी। वही राशिद मलबारी जिसका भाई इस्माइल मलबारी जो आर्थर रोड जेल में था और जिसने मुन्ना झिंगाड़ा की डी कंपनी में भर्ती करवाई थी, और 2 और शूटर होते हैं। तो ये चारों लोग जो है अशोक शेट्टी के पीछे पीछे बैंकॉक में पहली मंजिल पर उस फ्लैट में पहुंचते हैं जहां पर छोटा राजन और रोहित वर्मा मौजूद होते हैं, माफ कीजिए। अशोक शेट्टी एक केक लेकर पहुंचता है रोहित वर्मा के फ्लैट पर और डोरबेल बजाता है। दरवाजे के छेद से रोहित वर्मा देखता है कि बाहर अशोक शेट्टी खड़ा हुआ है, हाथ में उसके केक है, तो उसे कोई शक नहीं होता। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है अशोक शेट्टी एक तरफ हट जाता है और पीछे से मुन्ना झिंगाड़ा, राशिद मलबारी और उसके साथ बाकी के 2 शूटर गोलियां चलाते हुए फ्लैट के अंदर घुसते हैं, और सबसे पहले उनकी गोलियों के निशाने पर आता है रोहित वर्मा, जो कि तुरंत ढेर हो जाता है। और फिर वो आगे बढ़ते हैं। आगे अंदर के कमरे में छोटा राजन मौजूद होता है जिसने की गोलियां चलने की आवाज सुन ली होती है, चीख पुकार सुन ली होती है, और वो तुरंत कमरे को बंद करता है अंदर से। लेकिन इस बीच में मुन्ना झिंगाड़ा और राशिद मलबारी उस कमरे पर फायरिंग करने लग जाते हैं, और एक गोली जो है कमरा बंद करते करते राजन के पेट में जाके लग जाती है। राजन लहूलुहान हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद कमरे की खिड़की से वो नीचे कूद जाता है, नीचे जंप मारता है। कुछ देर बाद राशिद मलबारी और मुन्ना झिंगाड़ा वहां से चले जाते हैं, और फिर बैंकॉक की पुलिस आती है और राजन को अस्पताल में भर्ती करवाती है। तो इस तरह से ये ऑपरेशन छोटा राजन तो छोटा शकील का फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पता चलता है कि किस तरह की साजिश रची गई थी, कितनी तैयारी की गई थी छोटा राजन को ढूंढने में और उस तक पहुंचने में। अच्छा, आगे मुन्ना झिंगाड़ा का क्या होता है? मुन्ना झिंगाड़ा को गिरफ्तार किया जाता है। इस बीच तमाम न्यूज़ चैनल्स में खबर आ जाती है कि ऐसा ऐसा हमला हुआ है छोटा राजन के ऊपर। भारतीय न्यूज़ चैनल भी खबर दिखाने लग जाते हैं।
और भारत से 2 न्यूज़ चैनल जो है वो अपने पत्रकारों को भेजते हैं वहाँ पर कवरेज के लिए। एक एनडीटीवी भेजता है संजय अहिरवाल को और आज तक से दीपक चौरसिया जाते हैं। और जब वहाँ से जब लॉकअप से मुन्ना झिंगाड़ा को कोर्ट ले जाया जा रहा होता है तो यहाँ पर ये दोनों पत्रकार उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको किसने भेजा। तो मुन्ना झिंगाड़ा कैमरे पर इस बात को कबूल करता है कि उसे छोटा शकील ने भेजा है और वो ये भी कहता है कि 6 महीने के भीतर फिर से मारेंगे इसको, फिर से छोटा राजन पर हमला किया जाएगा। तो इस बात की वो तस्दीक कर देता है। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण के लिए अर्जी देती है थाईलैंड की सरकार को, लेकिन मुन्ना झिंगाड़ा अपने प्रत्यर्पित होने से इनकार कर देता है और वहां की अदालत में अपने प्रत्यर्पण को चैलेंज करता है, लेकिन निचली अदालत में वो केस हार जाता है। तो फिर वो वहां के हाईकोर्ट में अपील करता है। हाईकोर्ट में उसके फेवर में फैसला आता है, क्योंकि इस बीच में पाकिस्तान सरकार पिक्चर में आ जाती है और पाकिस्तान सरकार कहती है कि ये तो हमारा नागरिक है, इसे हमें सौंपा जाए। लेकिन भारत सरकार कहती है कि इसके तमाम नाते रिश्तेदार जो है मुंबई में मौजूद हैं, भारत में हैं, और हम इसका डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं ताकि ये साबित हो सके। लेकिन मुन्ना झिंगाड़ा डीएनए टेस्ट कराने से इनकार कर देता है और थाईलैंड के कानून में ऐसी छूट है कि अगर कोई डीएनए टेस्ट नहीं कराना चाहता है तो उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता। आखिरकार वहां की हाईकोर्ट मुन्ना झिंगाड़ा के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है और मुन्ना झिंगाड़ा पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है। तो ये कहानी थी दाऊद इब्राहिम के मिशन छोटा राजन की और उसके गिरोह के एक खतरनाक शूटर मुन्ना झिंगाड़ा की। तो इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहे मेरे साथ और एनडीटीवी पर हर शुक्रवार देखना ना भूलें जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी। नमस्कार।